लास्ट लेक्चर में हमने चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कि प्रोसेस जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो चाहे हमारे पास आइसोथर्मल है चाहे हमारे पास एडियाबैटिक है, तो दोनों ही केसेस में हमारे पास जो डेल्टा एस जिसको कि हम रिवर्सिबल बोलते हैं, तो दोनों ही केसेस में जो चेंज इन एंट्रोपी हमारे पास होता है वो जीरो होता है, वेदर द प्रोसेस में बी आइसोथर्मल और वेदर इट में बी एडियाबैटिक। लेकिन हमारे पास जो ये दोनों ही प्रोसेस होते हैं एडियाबैटिक और आइसोथर्मल, तो इन केस ऑफ यूनिवर्स अगर हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि डेल्टा एस इन केस ऑफ यूनिवर्स इज जीरो। तो जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स होता है इन केस ऑफ एनी रिवर्सिबल प्रोसेस वो हमारे पास जो जीरो होता है, या हम ये बोलते हैं कि देयर इज नो चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इफ द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल प्रोसेस हमारे पास आइसोथर्मल भी हो सकता है, प्रोसेस हमारे पास जो है एडियाबैटिक भी हमारे पास हो सकता है। तो दोनों ही केसेस में जो एंट्रोपी चेंज हमारे पास होता है वो जीरो होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कि हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस होता है। तो अगर हम बात करें साइक्लिक प्रोसेस की, तो साइक्लिक प्रोसेस भी हमारे पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस ही होता है। फर्क सिर्फ इतना हमारे पास होता है कि हम एक इनिशियल स्टेट से चलते हैं, ए स्टेट से हम बी को जाते हैं और बी से हम सी को जाते हैं, सी से हम डी को आते हैं और फिर डी से हम ए को वापस यहाँ पे आते हैं। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि ये जो हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू एडियाबैटिक कर्व एंड टू आइसोथर्मल कर्व। तो ये जो दोनों कर्व हैं हमारे पास ये आइसोथर्मल हैं और ये दोनों हमारे पास जो है ये एडियाबैटिक है। ऐसा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एडियाबैटिक कर्व है उनकी स्लोप हमारे पास ज्यादा होती है और जो आइसोथर्मल कर्व है उनकी स्लोप हमारे पास जो है कम होती है। तो ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में हम ये बोलते हैं कि जो एंट्रोपी चेंज होता है इन केस ऑफ एनी रिवर्सिबल प्रोसेस वो हमारे पास जो है यूनिवर्स में जो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी चेंज है वो हमारे पास जीरो होता है। तो हम क्या बोलते हैं कि देयर इज नो चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इन केस ऑफ एनी रिवर्सिबल प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस भी हमारे पास रिवर्सिबल होता है, तो इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ एनी साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज जीरो। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये हमने चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस देखा है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो सेकंड वन है वो है हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में हम यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है उसमें क्या चेंज होता है हमारे पास उसको हम देखेंगे। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो यूनिवर्स की एंट्रोपी में चेंज हमारे पास जो है जीरो होता है। लेकिन अगर प्रोसेस हमारे पास जो इरिवर्सिबल है
तो उस केस में क्या होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की, जैसे हमने रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में भी की थी। तो अगर हमारे पास जो प्रोसेस है, अगर वो हमारे पास जो है आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इस केस में हम देखेंगे कि यूनिवर्स की एंट्रोपी में क्या चेंज हमारे पास यहाँ पे होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो हम उसको किस तरह से करते हैं वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि हम क्या करते हैं कि एक कंडक्टिंग सिलेंडर लेते हैं और उस कंडक्टिंग सिलेंडर के अंदर हम कोई गैस यहाँ पे कंसीडर करते हैं, और इस केस में हम क्या करते हैं कि मान लो हम इस गैस का कंप्रेशन यहाँ पे करते हैं। तो कंप्रेशन करेंगे तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा, गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो गैस हमारी हीट होगी। लेकिन ये प्रोसेस हम करवाते हैं आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें कि हमने टेम्परेचर को जो है कांस्टेंट रखना होता है। तो अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको सिलेंडर को कनेक्टिंग लेते हैं ताकि यहाँ पे टेम्परेचर हम जो है कांस्टेंट रख सकें। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ता भी है तो हम बाहर से उस टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि अंदर की हीट हमारे पास जो इजीली बाहर को जा सकती है। तो यहाँ पे क्या हमारे पास क्या होगा कि प्रेस करने से जो हमारे पास सिस्टम है, ये हमारे पास सिस्टम है, तो सिस्टम की जो हीट है वो हमारे पास सराउंडिंग को यहाँ पे जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे सराउंडिंग है, तो हम क्या बोलेंगे कि सम हीट विल कम फ्रॉम द सिस्टम टुवर्ड्स द सराउंडिंग्स। लेकिन सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट रह रहा है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि सिस्टम की जो हीट है उसमें कोई फर्क नहीं हमारे पास पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि देयर इज नो चेंज इन सिस्टम हीट। सिस्टम की हीट जितनी होगी, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर जितना होगा वो उतना ही हमारे पास रहेगा। तो सिस्टम की हीट पे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि देयर विल बी नो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो अगर हम सिस्टम की एंट्रोपी की बात करें तो वो हमारे पास जो है सिस्टम की एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि एंट्रोपी जो है वो हीट पे डिपेंड करती है। तो जब सिस्टम की हीट उतनी ही रह रही है जितना हम इसको रखना चाहते हैं, हम इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, तो देयर विल बी नो चेंज इन हीट ऑफ द सिस्टम, सो देयर विल बी नो चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। लेकिन जो सिस्टम है वो हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और काम करने से इसकी हीट अगर बढ़ रही है तो हम उसको सराउंडिंग को दे रहे हैं। तो सराउंडिंग को हमारे पास जो यहाँ पे हीट मिल रही है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे पास डेल्टा एस सराउंडिंग है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग है वो हमारे पास यहाँ पे कितनी होगी, इट विल बी Q डिवाइडेड बाय T। क्योंकि सराउंडिंग को हीट यहाँ पे Q मिल रही है, तो Q बाई T हमारे पास यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग हमारे पास होगा। तो Q हीट अगर सराउंडिंग को मिलती है तो एंट्रोपी हमारे पास कितनी होगी, Q बाई T। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला हमारे पास Q बाई T होता है। तो इसलिए जो टोटल एंट्रोपी चेंज इन द यूनिवर्स हमारे पास होगा वो हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो एंट्रोपी चेंज इन यूनिवर्स होता है वो एंट्रोपी चेंज इन सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग हमारे पास होता है। तो टोटल ऑफ एंट्रोपी चेंज इन द यूनिवर्स इज सम ऑफ द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग। तो दोनों को हम ऐड करेंगे, सिस्टम के एंट्रोपी में चेंज हमारे पास जो 0 है एंड एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग हमारे पास Q बाई T है। तो इसलिए हमारे पास जो एंट्रोपी चेंज इन यूनिवर्स हमारे पास यहाँ पे बनेगा, दैट इज डेल्टा एस यूनिवर्स दैट विल बी इक्वल टू एंट्रोपी चेंज इन सिस्टम इज 0 प्लस एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग दैट इज Q बाई T। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब सिस्टम से हीट सराउंडिंग की तरफ आएगी तो सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ेगी, तो नेचुरली जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो भी हमारे पास यहाँ पे बढ़ेगी। तो इसलिए अगर हीट
हमारे पास सराउंडिंग को मिल रही है, तो इस आइसोथर्मल प्रोसेस में हम क्या बोलेंगे कि एंट्रोपी हमारे पास जो यहाँ पे इंक्रीज करेगी। तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जो कि आइसोथर्मल है। तो इस इरिवर्सिबल आइसोथर्मल के केस में सिस्टम की जो हमारे पास यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी हमारे पास जो है इंक्रीज करती है। तो ये हमारे पास हो गया जो पहला केस है कि हमने प्रोसेस को आइसोथर्मल लिया, और आइसोथर्मल लिया तो उस केस में जो हीट है वो सिस्टम से हमारे पास सराउंडिंग की तरफ आती है। अगर हम इसको यहाँ पे कंप्रेस करते हैं तो इससे सराउंडिंग की हीट बढ़ती है, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ती है, लेकिन सिस्टम की एंट्रोपी हमारे पास सेम रहती है। तो इसलिए एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स यहाँ पे हमारे पास जो इंक्रीज कर जाती है या वो हमारे पास जो Q/T बनती है। लेकिन अगर प्रोसेस हमारे पास जो दूसरा केस है, अगर हमारे पास प्रोसेस है वो हमारे पास अगर एडियाबैटिक है, अगर प्रोसेस हमारे पास एडियाबैटिक है तो हमने एडियाबैटिक के केस में पढ़ा हुआ है कि सिस्टम की हीट ना तो बाहर जाएगी ना ही बाहर की हीट हमारे पास जो है सिस्टम के अंदर यहाँ पे आएगी। तो इस केस में सराउंडिंग को सिस्टम से कोई भी हीट यहाँ पे नहीं मिलेगी, लेकिन जो सिस्टम है हमारे पास उसकी हीट यहाँ पे चेंज करेगी। तो जैसे हमारे पास एडियाबैटिक सिस्टम होता है, तो एडियाबैटिक सिस्टम के केस में हम यहाँ पे एडियाबैटिक सिस्टम की डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे जो आइसोलेटेड सिलेंडर है और पिस्टन भी हमारे पास नॉन कंडक्टिंग है। तो ऐसे सिलेंडर के अंदर हम यहाँ पे गैस रखते हैं और अगर मान लो हम इसको कंप्रेस करते हैं तो यहाँ पे सिस्टम की हीट आपकी बाहर को नहीं आएगी, मतलब सराउंडिंग को कोई हीट हमारे पास यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होगी। लेकिन इस सिलेंडर को, इस पिस्टन को प्रेस करने से इस गैस का टेम्परेचर हमारे पास बढ़ेगा। तो हो सकता है पहले इसका टेम्परेचर हमारे पास जो है T1 हो और फिर इसका टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज करने से हमारे पास जो यहाँ पे T2 यहाँ पे हमारे पास हो जाए। तो इसलिए इस सिस्टम की हीट यहाँ पे चेंज करेगी, तो सिस्टम की हीट चेंज करेगी तो इसकी एंट्रोपी भी चेंज करेगी। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि डेल्टा एस सिस्टम, मतलब चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू डेल्टा Q/T, that is change in heat divided by temperature, but here temperature changes from T1 to T2। तो इसलिए सिस्टम की एंट्रोपी चेंज करेगी, कितना चेंज करेगी, डेल्टा Q/T। लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो टेम्परेचर जो है T1 से T2 यहाँ पे इंक्रीज करेगा। तो इसलिए हमने पहले पढ़ा हुआ कि जो डेल्टा Q हमारे पास होता है वो CV इंटू dt हमारे पास होता है कि अगर हम यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस अगर लेते हैं तो यहाँ पे जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो अगर हमारे पास CV है तो डेल्टा Q हमारे पास जो CV इंटू dt यहाँ पे होता है, सॉरी CP इंटू dt हमारे पास होता है, डेल्टा Q को CP इंटू dt। तो इस डेल्टा Q की जगह हम इसको पुट कर सकते हैं, तो इसलिए डेल्टा एस सिस्टम हमारे पास जो है वो बनेगा इंटीग्रल, और CP हमारे पास कांस्टेंट है तो इंटीग्रल ऑफ T1 टू T2 और dt/T। तो इंटीग्रल ऑफ 1/T इंटू dt हमारे पास जो है log ऑफ E हमारे पास होता है, तो ये हमारे पास बनेगा CP इंटू log ऑफ E इंटू T और T1 टू T2। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास CP और ये हमारे पास log ऑफ T2 माइनस log ऑफ T1 जो कि हमारे पास बेस E वाला log है, ये इसको हम ln भी लिखते हैं सिंपली। तो ये हमारे पास यहाँ पे डेल्टा S ऑफ दिस सिस्टम यहाँ पे बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा S सिस्टम यहाँ पे हमारे पास बनेगा CP इंटू लॉग ऑफ E T2 बटा T1, क्योंकि log B माइनस log A होता है हमारे पास log B बटा A।
लेकिन मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि सराउंडिंग की एंट्रोपी पे कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम से कोई भी हीट सराउंडिंग को नहीं आएगी, तो इस केस में देयर विल बी नो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी इक्वल टू 0। तो इसलिए यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होगी वो मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज कितना होगा, दैट विल बी सम ऑफ द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि डेल्टा एस यूनिवर्स विल बी इक्वल टू इन सम ऑफ बोथ दिस, दैट इज एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग। और वो हमारे पास कितना होगा, Cp log of E T2 by T1, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा सराउंडिंग जो है 0 के बराबर है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जितना सिस्टम की एंट्रोपी में चेंज होगा उतना ही यूनिवर्स की एंट्रोपी पे हमारे पास यहाँ पे चेंज होगा। तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा कि T2 जो है T1 से बड़ा है। T1 था हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर, लेकिन जब हमने इसको प्रेस किया तो इस गैस का टेम्परेचर T2 हो गया, जो कि ज्यादा हमारे पास होगा, हीटे गैस होगी, तो T2 हमारे पास T1 से ज्यादा बन जाएगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे डेल्टा एस यूनिवर्स जो है एक पॉजिटिव टर्म हमारे पास आएगी। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस। डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू पॉजिटिव का मतलब हुआ है कि हमारे पास जो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स है वो हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज करती है। तो दोनों ही केसेस में हमने देखा, चाहे वो हमारे पास आइसोथर्मल था, चाहे वो हमारे पास एडियाबेटिक था, तो हमने क्या देखा कि अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में जो हमारे पास एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स है वो हमेशा ही हमारे पास जो है इंक्रीज करती है। तो इसको हम लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी भी बोलते हैं। इसको हम लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी भी बोलते हैं, क्योंकि नेचर में हमें पता है कि जितने भी प्रोसेस हैं वो आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। तो कोई प्रोसेस हमारे पास रिवर्सिबल नहीं है जो एक्चुअल में हमारे पास है नेचर में। सारे के सारे प्रोसेस हमारे पास जो इरिवर्सिबल हैं। और अभी हमने पढ़ा कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज करती है। तो इसलिए जो नेचुरल प्रोसेस है हमारे सारे के सारे, उन सभी में हमारे पास जो है एंट्रोपी इंक्रीज करती है। तो इसलिए क्लॉसियस ने कंक्लूड किया कि ऑल प्रोसेसेस प्रोसीड इन सच ए मैनर सो एज टू एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज और टेंड टुवर्ड्स ए मैक्सिमम। क्लॉसियस ने बोला कि हमारे पास जो नेचर में जितने भी प्रोसेस हैं उन सभी प्रोसेस में जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो हमेशा ही इंक्रीज करती है, या वो एंट्रोपी जो है मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ हमारे पास जाती है। तो मतलब एंट्रोपी जो है मैक्सिमाइज होने की कोशिश करती है जितने भी हमारे पास नेचर में प्रोसेस हैं, क्योंकि नेचर के सारे प्रोसेस जो हैं इरिवर्सिबल हमारे पास होते हैं। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में एंट्रोपी इंक्रीज करती है, मतलब लोअर साइड से मैक्सिमम साइड को एंट्रोपी हमारे पास जो है जाती है। तो इसलिए हम मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, मैथमेटिकली बोलते हैं कि डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जो डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 होता है इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, और डेल्टा एस यूनिवर्स होता है 0 इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। फिर हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एक छोटा सा डिस्कशन हमारे पास है एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि हमारे पास जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको हम थियोरेटिकली डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उसकी जो मैथमेटिकली फॉर्म है उसको हमारे पास जो
थर्मोडायनेमिक रिलेशन है एंट्रोपी और हीट के बीच में, वो डिस्क्राइब करता है, दैट इज ds इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर किसी सिस्टम हमारे पास है, उसकी हीट इंक्रीज करती है तो उसकी एंट्रोपी भी चेंज करती है, या यूनिवर्स की हीट इंक्रीज करती है तो उसकी एंट्रोपी भी हमारे पास जो है इंक्रीज करती है। तो ये जो हमारे पास लॉ है, ये मैथमेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है हमारे पास जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो इसको हम थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी भी बोलते हैं। बोलता है दिस इज डन थ्रू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जो हमारे पास डिफरेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट्स थी वो हमने देखी थी, लेकिन वो तो टोटली हमारे पास जो थ्योरेटिकल थी। और इस लॉ के बेस पे हम ये भी बोल देते हैं कि जो डेल्टा क्यू है दैट विल बी टी इंटू डी एस। तो इस थर्मोडायनेमिक रिलेशन का यूज हम आगे भी करते हैं। तो बोलता है कि द लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बोलता है कि जो हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डिफरेंट थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स की थी, तो उनको हम एक अल्टरनेट वे में भी यहाँ पे बता सकते हैं कि यूनिवर्स की जो हमारे पास किसी भी सिस्टम की जो हमारे पास एंट्रोपी है वो हमारे पास जो इंक्रीज करती है, क्योंकि नेचर में जो मैक्सिमम प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम प्रोसेसेस के केस में हमारे पास जो एंट्रोपी इंक्रीज हमें देखने को मिलता है, और इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म या मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यहाँ पे बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट गैस। तो नेक्स्ट है हमारे पास एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट गैस। एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट गैस। तो हमें पता है कि एंट्रोपी चेंज जो हमारे पास होता है वो हमारे पास डेल्टा क्यू बाई टी के बराबर होता है। और हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन थी वो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। सिंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी इंटू डी वी। तो अगर हमारे पास कोई गैस है तो गैस के केस में हम डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी इंटू डी वी यहाँ पे लिखते हैं। और हमारे पास 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस और 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है कि पी वी इक्वल टू आर टी हमारे पास होता है, क्योंकि एन की वैल्यू 1 मोल परफेक्ट गैस के केस में 1 होती है। तो यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट गैस हम स्टडी कर रहे हैं। तो परफेक्ट गैस आइडियल गैस को भी हम बोलते हैं। तो आपको एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस भी आ सकता है या एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट गैस भी हमारे पास आता है। तो परफेक्ट गैस को ही हम आइडियल गैस बोलते हैं। तो पी वी इक्वल टू आर टी हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ है, और साथ में हमने वहाँ पे डी यू इक्वल टू सी वी इंटू डी टी भी पढ़ा था। तो इसका यूज हम बाद में करेंगे। तो डी यू इक्वल टू सी वी इंटू डी टी, तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। और ये जो ऊपर इक्वेशन है हमारे पास पी वी अभी हमने बोला कि पी वी इक्वल टू आर टी हमारे पास होता है, लेकिन जो आर की वैल्यू है वो हमने पढ़ा था कि हमारे पास सी पी माइनस सी वी आर की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम इसको पी वी इक्वल टू सी पी माइनस सी वी इंटू टी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट लेते हैं तो इस केस में जो इक्वेशन है ये हमारे पास P इंटू डी वी इक्वल टू सी पी माइनस सी वी इंटू डी टी हमारे पास बन जाएगी।
क्योंकि लेफ्ट साइड में दो वेरिएबल हैं पी वी, तो पी डी वी वी डी पी, तो दो बार दोनों को डिफरेंशियल करेंगे, लेकिन प्रेशर को अगर हम कांस्टेंट लेते हैं तो डी पी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे पी इंटू डी वी बचेगा। तो इसी इक्वेशन को दोनों साइड को डिफरेंशियल करने पे, क्योंकि सी बी और सी बी हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे पी इंटू डी वी हमारे पास बन जाएगा। तो एक तो हम इस पी इंटू डी वी की वैल्यू और दूसरा हम इस डी यू की वैल्यू वो हम इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पुट करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम दोनों ही ये जो वैल्यू डी यू जो कि सी वी इंटू डी टी है और पी डी वी जो कि सी पी माइनस सी वी डी टी है, तो अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं डेल्टा क्यू की, तो इस केस में जो हमारे पास डेल्टा एस जिसको कि हम यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ टी एस भी बोलते हैं और इसको हम डेल्टा क्यू बाई टी भी लिखते हैं, तो एंट्रोपी चेंज हमें यहाँ पे मिल जाएगा, तो जो कि इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू बाई टी होता है, लेकिन डेल्टा क्यू की वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं जो कि इंटीग्रल ऑफ डी यू प्लस पी इंटू डी वी है, और दोनों की वैल्यू डी यू की वैल्यू हम यहाँ पे सी वी इंटू डी टी पुट करते हैं, तो बटे में टी वी है इसके, और साथ में पी इंटू डी वी, तो प्लस पी इंटू डी वी की वैल्यू हमारे पास जो है यहाँ पे हमने निकाली, दैट इज सी पी माइनस सी वी इंटू डी टी बाई टी। तो ये हमारे पास यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास बन जाती है। तो अब ये जो डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पे आई, इसको हम सेपरेट कर लेंगे दोनों को ही, तो यहाँ पे जो हमारे पास डेल्टा एस है वो हमारे पास बनेगा सी वी इंटू डी टी बाई टी और प्लस और इंटीग्रल ऑफ सी पी माइनस सी वी बाई टी इंटू डी टी, और यहाँ पे जो टेम्परेचर चेंज हम लेंगे, अगर हमारे पास प्रोसेस आपका आइसोथर्मल है तो इसके हम जो है पहले स्पेशल केस करेंगे। तो बोलता है कि अगर हमारे पास जो प्रोसेस है अगर वो आइसोबैरिक है, तो पहला है हमारे पास कि इफ प्रोसेस इज आइसोबैरिक, और आइसोबैरिक प्रोसेस है, अभी हमने बोला था कि प्रेशर उसमें जो है कांस्टेंट रहेगा, तो P हमारे पास जो है कांस्टेंट होता है आइसोबैरिक प्रोसेस के केस में, तो इसलिए डेल्टा P या dP हमारे पास जो है इस केस में जीरो हमारे पास होगा, तो dP हमारे पास जीरो होगा, तो इसलिए जो डेल्टा S हमारे पास बनेगा, तो डेल्टा S को हम डेल्टा SP यहाँ पे ले सकते हैं, तो डेल्टा SP हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे टेम्परेचर की लिमिट T1 से T2 और CV इंटू डी टी बाई टी हमारे पास आएगी, और प्लस यहाँ पे हमारे पास T1 टू T2 और CP माइनस CV डी टी बाई टी हमारे पास आएगी। क्योंकि ये जो आइसोबैरिक प्रोसेस होता है इसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहता, तो इसलिए टेम्परेचर एक पर्टिकुलर वैल्यू T1 से T2 को हमारे पास अगर चेंज करता है तो उसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको जब हम इनकी इंटीग्रेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आप निकाल सकते हैं। CV यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन ये हमारे पास यहाँ पे बनेगा log ऑफ E इंटू टी, और लिमिट है हमारे पास T1 से T2, और उसी तरह से यहाँ पे CP माइनस CV हमारे पास कांस्टेंट है, और यहाँ पे भी ये हमारे पास log ऑफ E, और ये हमारे पास आएगा T1 टू T2। तो ये हमारे पास टू टर्म यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास CV
और ये माइनस सी वी, तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो डेल्टा एस पी, जो डेल्टा एस टी मतलब कि एंट्रोपी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास बनेगा, वो बनेगा सी पी इंटू लॉग ऑफ पी और T2 बाई T1, क्योंकि इस केस में हमारे पास ये वाली टर्म ही बचेगी, CV वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो CP log ऑफ ई T2 माइनस log ऑफ ई T1, तो log ऑफ T2 माइनस log ऑफ T1 कितना होगा, log T2 बाई T1। तो इस तरह से ये हमारे पास यहाँ पे इन केस ऑफ प्रेशर कांस्टेंट, या जिसको हम आइसोबारिक प्रोसेस भी बोलते हैं, तो आइसोबारिक प्रोसेस के केस में एंट्रोपी चेंज हमारे पास जो इतना होगा CP log ऑफ ई T2 बाई T1। और जो हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस होता है, अगर हम उसको देखें तो उसके केस में हम प्रेशर को कांस्टेंट लेते हैं, तो हम क्या बोलते हैं PV इक्वल टू RT। तो प्रेशर कांस्टेंट होता है तो R भी कांस्टेंट है हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि V बाई T विल बी ए कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे P और R को हम एक कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं, तो V के बटे में हम T को ले आते हैं और R के बटे में P को ले आते हैं, तो R बटा P भी एक कांस्टेंट होगा, तो इसलिए V बाई T हमारे पास जो है यहाँ पे कांस्टेंट होगा। और इसको हम फिर इस तरह से लिख सकते हैं कि V बाई T V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2 विल बी एक कांस्टेंट। मतलब V1 की वैल्यू V और T की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इनकी रेशो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। V बाई T विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, तो हम क्या बोल सकते हैं कि V1 बटा T1 विल कैन बी इक्वल टू V2 बाई T2, लेकिन वो एक ही रहेगा। V1 की V3 बाई T3 भी आप लिख सकते हैं, V4 बाई T4 भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो जब हम इसको यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस केस में जो T2 बटा T1 है उसको हम V2 बटा V1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस T2 को हम इधर ले जाएंगे और T1 को हम ऊपर ले जाएंगे, तो इसलिए T2 बटा T1 V2 बटा V1। तो यहाँ पे ये जो हमने डेल्टा SP लिखा हुआ है इसको अब आप चेंज भी कर सकते हैं, log ऑफ ई T2 बटा T1 की जगह हम V2 बटा V1 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इन केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस एंट्रोपी चेंज इज अगेन ए पॉजिटिव वैल्यू। तो ये दो एक्सप्रेशन हमारे पास हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम चीज है, लेकिन आप T2 बटा T1 भी लिख सकते हैं और V2 बटा V1 भी यहाँ पे लिख सकते हैं।